एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में स्टडी करेंगे हम प्रोज एप्रिसिएशन। लेकिन पहले जानेंगे कि प्रोज क्या होता है। आपने प्रोज बहुत पढ़े हैं, आपने इसको समझा भी है, लेकिन एक बार हम इसे जान लेते हैं आखिर प्रोज क्या होता है, फिर जानेंगे कि प्रोज की एप्रिसिएशन कैसे की जाती है ना। क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आपने देखा होगा, उसमें भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए समझते हैं प्रोज को। प्रोज वर्ड जो है ना, ये लैटिन वर्ड प्रोसा ओराशियो से आया है, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, प्रोज इट मीन्स क्या होता है, इज ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट एग्जिबिट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट स्पीच रखी जाती है, वो प्रोज है। एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। अब ना प्रोज है और पोइट्री है, इनका कंपैरेटिव स्टडी करके मैं आपको बताऊंगी, तो उससे क्या है, आपको प्रोज का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा कि जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर डायरेक्ट स्पीच हो, ग्रामेटिकल एक स्ट्रक्चर हो, एज अपोज टू द रिदमेटिक एंड मेट्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन पोइट्री। है ना, जैसा पोइट्री के अंदर एक रिदमेटिक और मेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा प्रोज में नहीं होता। ठीक है, और प्रोज में कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोज के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। जैसे नॉवल है, ये चीज़ें प्रोज में आती है कि नहीं आती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम जो है चल रहा है, तो एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर करने वाले हैं आज हम। आपको सिर्फ ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोज और पोइट्री के बीच में कंपैरिजन करके, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। प्रोज का सबसे पहले ना हम देखेंगे तो डेफिनेशन को देखेंगे कि प्रोज का क्या है और पोइट्री का क्या है। प्रोज एक डायरेक्ट स्पीच है, जैसा अभी आपको बताया, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ना, और कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता उसके अंदर, मीटर वगैरह रिदम वगैरह नहीं होता। पोइट्री के अंदर स्पेशली क्या होता है, हियर इंटेंसिटी इज गिवन टू एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, और एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर एक स्टाइल और रिदम को यूज़ किया जाता है। एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल होता है, एक रिदम होता है। जैसे अपन ने सोनेट पढ़ी थी ना, सोनेट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, एंड सोनेट के अंदर हमने अलग अलग टाइप्स भी पढ़ी थी कि शेक्सपियरियन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। तो उस तरीके से उसके अंदर देखिए अलग अलग राइम स्कीम होती है। तो पोइट्री के अंदर एक रिदम होता है, एक स्टाइल होता है, बट प्रोज के अंदर एक डायरेक्ट स्पीच ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर लिखा जाता है। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर की बहुत बात हो गई। स्ट्रक्चर में क्या है, कंपोज्ड ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ प्रोज के अंदर, बट इन पोइट्री लाइन्स एंड स्टेंजास। अब है ना, बहुत बार आप लोग गलती करते हैं, प्रोज की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे होते हैं, प्रोज के अंदर से कोई रेफरेंस आ जाता है जिसका आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना होता है, पोइट्री में से भी आता है। आप लोग क्या लिख देते हैं, प्रोज का आता है जब, तो आप लिख देंगे दिस स्टेंजा। नो, स्टेंजा पोइट्री के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोज में पैराग्राफ होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखा कीजिए, यहाँ बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं आप बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी। पोइट्री के अंदर स्टेंजा रहता है, ओके, एंड प्रोज में क्या होता है, पैराग्राफ। इस चीज़ को ध्यान देना है हमें। आगे रिदम और मीटर की बात करेंगे, तो रिदम और मीटर आप जानते हैं कि प्रोज के अंदर नहीं मिलेगा आपको, और पोइट्री के अंदर होता है। ठीक है, टिपिकली लैक्स, ओके, एंड ऑफन कैरेक्टराइज्ड, इसके अंदर आपको मिलेगा, एक रिदम होता है, एक मीटर होता है, बट यहाँ नहीं होता। नेचुरल पैटर्न चलेगा स्पीच का, जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो इसके अंदर कोई रिदम नहीं है। ये पोइट्री थोड़ी है, ये प्रोज है एक तरह से, मतलब सिर्फ एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए बताया मैंने। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज को यूटिलाइज किया जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाता है ना। लैंग्वेज के अंदर क्या होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, डायरेक्टनेस होनी चाहिए। बट पोइट्री के अंदर तो भाई बहुत कुछ होता है। पोइट्री के अंदर अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए ना, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ऑर्नामेंटेटिव यूज़ की जाती है, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स जो है उनको कन्वे करने के लिए। ओके, नाउ एग्जाम्पल आप उठा लो। नोवेल्स जो है पार्ट ऑफ प्रोज है, शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोज, एसेज, आर्टिकल्स, ये सब प्रोज के अंदर आते हैं। बट इन पोइट्री सोनेट्स है ना, फ्री वर्स पोएम्स हैं, ओड्स हैं, लिरिक्स हैं, ये सब पोइट्री है। अब आगे बढ़े चले।
आगे वैरायटी ऑफ प्रोज हम देखने वाले हैं। वैरायटीज़ होती हैं प्रोज के अंदर भी, अलग अलग टाइप का प्रोज होता है, ठीक है। देखो, जब तक आप प्रोज को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे ना, तब तक आप उसकी एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें इसका अप्रिशिएशन करना है, इसको एनालिसिस करना है, कौन कौन से स्टेप्स आ सकते हैं, उसके लिए डिटेल में प्रोज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वैरायटी समझते हैं अब हम। वैरायटी 3 टाइप की है। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव प्रोज होता है, नंबर 2 नरेटिव प्रोज होता है, एंड द नंबर 3 इज एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी, नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा प्रोज है ये, क्योंकि खाली नाम ही याद नहीं करने, समझना भी है हमें कि किस टाइप का प्रोज होता है। पहला लेते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रोज। इट क्रिएट्स विविड इमेज। जैसे बताया, देखो डिस्क्रिप्टिव इट मीन्स डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पे। यहाँ रीडर का जो माइंड है ना, वो डिटेलिंग में जाएगा, उसके सेंसेस काम करेंगे। सीन कोई होगा, पर्सन, ऑब्जेक्ट या इवेंट, उसके बारे में उसके सेंसेस काम करेंगे, क्योंकि वहाँ एक विविड इमेज आने वाली है। डिस्क्रिप्टिव प्रोज में ऐसा होता है। चलो एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। ये ना रिच होता है सेंसरी के अंदर, यानी साइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर अटैच होती हैं जब आप डिस्क्रिप्टिव प्रोज पढ़ते हैं। तो यहाँ फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज़ होती है। ऐसी बात नहीं है कि प्रोज के अंदर नहीं होती, सिर्फ पोइट्री में ही यूज़ होती है। फिगरेटिव लैंग्वेज यहाँ भी यूज़ होती है, याद रखिएगा। फिगरेटिव लैंग्वेज प्रोज में भी होती है, बट विदाउट एनी मीटर, विदाउट यूजिंग एनी मीटर, विदाउट यूजिंग एनी रिदम। कोई रिदम और मीटर को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिगरेटिव लैंग्वेज ज़रूर आएगी, क्योंकि किसी भी बात को कहने के लिए जैसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हिंदी में आप कहें तो मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, ये प्रोज के अंदर ही तो आती हैं। प्रोज के अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं किसी बात को कहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन, इस टाइप की फिगरेटिव लैंग्वेज जरूर यूज़ होती है। ऑफन एम्प्लॉयज अ स्लोअर पेस टू अलाउ रीडर टू फुली इमर्स देमसेल्फ इन द डिस्क्रिप्शन। एक पेस दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा ठहराव, मतलब किस तरीके से गैप देकर बात कहनी है, किस तरह से बीच में एक स्पेस बनाकर चलना है, वो डिस्क्रिप्टिव प्रोज की एक क्वालिटी होती है। हम एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। देखो, एक ना वर्क मैंने उठाया यहाँ से, द ग्रेट गैट्सबी, एफ स्कॉट का लिखा हुआ है। इसके अंदर इन्होंने कुछ लाइंस लिखी है। वैसे तो पूरा ये डिस्क्रिप्टिव प्रोज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ लाइंस उठाई हैं कि इन हिज ब्लू गार्डन मैन एंड गर्ल केम एंड वेंट लाइक मोथ्स अमंग द विस्परिंग एंड द कैंपिंग एंड द स्टार्स। तो इसके अंदर देखो आप, इन हिज ब्लू गार्डन्स, अब आप जब पढ़ेंगे ना तो आपके सेंसेस जो हैं वो देखो काम करेंगी, एक पिक्चर जो है वो आपके सामने बन जाएगी। जैसे ब्लू गार्डन, लाइक मोथ, ये वर्ड्स जैसे आए हैं ना, ये चीज़ें क्या है, एक विविड सीन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और यही होता है डिस्क्रिप्टिव प्रोज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और नरेटिव प्रोज को पढ़ते हैं, क्योंकि नरेटिव प्रोज जो होता है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट यही कॉमन जो फॉर्म है, यही आप पढ़ते हैं, यही आप समझते हैं, इसको जान लेते हैं। ये एक स्टोरी टेलिंग आर्ट होती है थ्रू रिटन लैंग्वेज। ओके, इट्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोज, मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये प्रोज की। हमने नॉवेल्स के अंदर, शॉर्ट स्टोरीज के अंदर यूजुअली देखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं खाली आपको बता ही नहीं रही हूँ कि नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मैं आज आपको ये चीज़ भी बताने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस होता है नॉवेला में, नॉवल में, शॉर्ट स्टोरीज़ में, मतलब इनके वर्ड लिमिट्स कितनी होती है, अप्रोक्स कितनी वर्ड लिमिट यहाँ पर होती है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बिना हेडिंग को देखे कि एक शॉर्ट स्टोरी है या फिर नॉवल है या फिर एक नोवेला है। ठीक है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं ना, ये आपकी एक तरह से मानिए कि लिटरेचर को लेकर आपकी जो वोकैबुलरी है या ये कहिए नॉलेज है, उसको एनहांस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। नरेटिव प्रोज के अंदर क्या होता है, कंटेन्स स्ट्रक्चर प्लॉट, एक स्ट्रक्चर्ड प्लॉट होता है, विद बिगनिंग होती है, मिडल होती है और एंड होता है नरेटिव प्रोज में, क्योंकि नोवेल है, नोवेला है, शॉर्ट स्टोरी है, दिस इज द पार्ट ऑफ नरेटिव प्रोज। और यहाँ आप देखेंगे शॉर्ट स्टोरी में देख लो, चाहे नोवेल में या नोवेला में, एक बिगनिंग होती है, एक मिडल होता है और एंड होता है। इसके अंदर करेक्टर्स होंगे, है ना, जो कि चेंज के अंदर जाएंगे, उसी से आपको पूरी स्टोरी जो है वो समझ में आएगी। यहाँ डिस्क्राइब किया जाता है इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली, ओके, एज वाइज, या फिर फ्लैशबैक चलाया जाता है, फिर फ्लैश फॉरवर्ड चला जाता है। यूटिलाइजेस डायलॉग, डायलॉग यूज़ किए जाते हैं, कैरेक्टर जिन्हें बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको नॉवल की स्टोरी समझ में आती है, शॉर्ट स्टोरीज का एक मतलब समझ में आता है। ओके ओके, एग्जाम्पल ले लेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का अगर आपने ओल्ड मैन एंड द सी देखा है तो मैं उसका एक एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ देखो यूज़ किया है कि ही वॉज एन ओल्ड मैन, करेक्टर आ गया ना हमारे पास में, एक ओल्ड मैन है,
ठीक है, ओल्ड मैन है हु फिश्ड अलोन इन ए स्किफ इन द गल्फ स्ट्रीम। तो ये जो कहानी है ये आपको पता लग रही है कि किसी ओल्ड मैन की कहानी है, उसके थ्रू ये बात चल रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है, वो कितने साल का है, कितने दिन वो वहाँ रुका है, मतलब पूरी स्टोरी में ऐसा बताया गया है, इन लाइन्स के अंदर नहीं, वो क्या कर रहा है। ये नरेटिव है, एक तरह से स्टोरी बताई जा रही है। मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, ये नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में मिलती है। डायलॉग्स दिखेंगे आपको, इवेंट्स होंगे, एक स्पेशल बिगनिंग होगी, मिडल होगा, एंड होगा। दिस इज नरेटिव प्रोज। नाउ द टर्न ऑफ एक्सपोजिटरी प्रोज। इसमें एक्सपोज किया जाता है किस चीज़ को, कोई एक स्पेशल आइडिया या कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर ना एक स्पेसिफिक, आप ये मानिए कि कोई रियल चीज़ होती है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो इट यूज टू एक्सप्लेन। जैसे एक्सपोजिटरी लिखा है तो इसी से ही आपको पता लग गया कि यहाँ कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, कुछ डिस्क्राइब किया जाएगा, कॉन्सेप्ट या आइडिया इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर। इट एम्स टू प्रोवाइड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया, कोई फैक्ट होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और एनहांस किया जाएगा रीडर की अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स यही हैं जो अभी आपको बताया कि क्लैरिटी आपको दिखेगी, ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, एविडेंस होगा उसके अंदर, यानी फैक्ट होगा, स्टैटिक्स आप कह सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ना वो लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड की जाती है, क्लियर इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी एंड कंक्लूजन, पूरा डिटेल। जैसे फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें हम, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं ना हिंदी के अंदर, फोटोसिंथेसिस ये है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, है ना, उस तरीके से। तो ये क्या है, एक फैक्ट है, इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है आपको। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से, वाटर में से, सॉइल में से। तो ये कैसा प्रोज है, ये एक्सपोजिटरी प्रोज है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कॉमनली फाउंड इन एसेज, टेक्स्ट बुक्स, आर्टिकल्स एंड मैनुअल्स। ये कॉमनली एसेज के अंदर मिल जाएगा आपको। कोई एक फैक्ट है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको यूजुअली देखने को मिलता है, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपने देखा उससे आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल्स है, मैनुअल्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ प्रोज की बात आती है। फॉर्म्स ऑफ प्रोज जो है वो कौन कौन से है। अब यहाँ पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते कि फॉर्म्स कौन कौन सी होती है प्रोज की, तो फिक्शन, नॉन फिक्शन आपने बता दिया, लेकिन आप इसे डिटेलिंग में जब तक नहीं बताएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा आपका कि भाई आपको मालूम है। अब जैसे फिक्शन के अंदर नॉवल आता है, शॉर्ट स्टोरी आता है, नॉवेल आता है, ठीक है। नॉन फिक्शन के अंदर एसेज होते हैं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी होती है, आपने बता दिया। लेकिन हमें क्लियर करना है ऐसे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो आपका नॉवेल होता है ना, ये अप्रोक्स आप माने तो 40,000 वर्ड्स से लेके 1 लाख वर्ड्स के बीच में रहता है नॉवेल। वर्ड लिमिट अगर इसकी देखी जाए तो, वर्ड लिमिट बता रही हूँ मैं आपको, कि लगभग 40,000 वर्ड्स जो होते हैं वहाँ से लेके 1 लाख तक, ओके, इनकी वर्ड लिमिट रहती है नॉवेल की। अच्छा, नोवेला की बात करें अगर, तो नॉवल से छोटा होता है, नॉवल से छोटा लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा। तो नोवेला के अंदर होता है लगभग 17,500, है ना, इतने वर्ड्स से लेकर और 40,000 वर्ड्स तक वर्ड लिमिट रहती है। यानी इससे तो छोटा हुआ ना नॉवल से तो, लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। ये वर्ड लिमिट है। एक आपको ब्रीफ खाली मैं बता रही हूँ, डिफरेंस आपको पता लगे, ताकि नॉवेल में इतना रहता है, नोवेला में इतना, लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसके अंदर वर्ड लिमिट रहती है 1000 वर्ड से लेकर और लगभग 75,000 वर्ड्स तक ये वर्ड लिमिट रहती है ना। तो इस तरीके से ये इसका एक वर्ड लिमिट है, ओके, 17,500, ओके। इसको कर लेना आप एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो, और या फिर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लेना। यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि आगे हमें उसको भी एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब बात करते हैं एसेज की, बायोग्राफी की और ऑटोबायोग्राफी की। तो एसेज क्या है, बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने एसेज के बारे में बहुत पढ़ा है, आपके सिलेबस के अंदर भी है। ऐसे जो होता है ना, एक तरह से एक शॉर्ट पीस होता है राइटिंग का, दैट एक्सप्लोर्स ए स्पेसिफिक टॉपिक और आइडिया, ऐसे, ठीक है। बायोग्राफी क्या है, बायोग्राफी जैसे किसी के जीवन के बारे में लिखा जाता है, यानी लिखने वाला कोई और है और जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो कोई और है, वो बायोग्राफी है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी, अब बायोग्राफी के आगे लग गया ऑटो, यानी जो बंदा
लिख रहा है ना, वो अपने बारे में ही लिख रहा है, अपने खुद के बारे में। तो हिंदी में जब हम इसको बोलेंगे ना, तो ये तो होती है भाई आत्मकथा, है ना। और ये क्या होता है बायोग्राफी, ये होती है जीवन कथा, जीवन का बारे में बताया जाना, यानी किसी का भी जीवन के बारे में बताया जा सकता है, ये लेकिन खुद के बारे में ही होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ये डिफरेंस है। फॉर्म्स ऑफ प्रोज हमारा क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोज एप्रिसिएशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। अब आप कहेंगे कि काफ़ी देर बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन ज़रूरी है, जब तक आप प्रोज को नहीं समझेंगे ना कि प्रोज क्या है, तब तक प्रोज के अप्रिसिएशन को नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर अब आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने चाहिए प्रोज अप्रिसिएशन में। देखिए, एक होता है लैंग्वेज स्टाइल, एक बार हम देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट में हमें देखनी पड़ती है प्रोज की लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है, फिर नरेटिव टेक्निक के बारे में देखते हैं जब हम एप्रिसिएशन करते हैं तो। देन थीम्स एंड आइडिया, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाद में प्रोज डिवाइसेस देखी जाती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हुई हैं। देन कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट भी होते हैं इसके अंदर। तो चलिए एक बार थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं अपन लैंग्वेज स्टाइल के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। लैंग्वेज स्टाइल के अंदर ना डिक्शन होता है, यानी वर्ड चॉइस, सिंटेक्स होता है यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड टोन एंड वॉइस। नरेटिव टेक्निक, नरेटिव टेक्निक के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू को लिया जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस टाइप से। फिर कैरेक्टराइजेशन एंड डायलॉग, ये नरेटिव टेक्निक होती है। कैरेक्टराइजेशन क्या है, डायलॉग जो है वो किस तरीके के हैं, ये सब लिखा जाता है। ये आप जब अप्रिशिएशन करेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। और मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाऊंगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे जिस वर्क को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से, एनिमल फार्म जो है ना, आपके साथ में हमने पढ़ा था इसको। एनिमल फॉर्म का एग्जांपल लेंगे और उसमें मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगी कि किस तरीके से आप अप्रिशिएशन कर सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है थीम्स एंड आइडियाज़ की। थीम्स एंड आइडियाज़ में देखा जाता है सेंट्रल थीम को लिखा जाता है, यानी कि सेंट्रल थीम क्या है, मोटिव्स कौन से हैं, फिलोसॉफिकल इंसाइट्स जो हैं वो देखी जाती हैं। अब देखो इसके अंदर ना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे सेंट्रल थीम की बात करी यहाँ पे, सेंट्रल थीम जो है मेन आइडिया होता है, मैसेज होता है दैट द ऑथर वांट्स टू कन्वे थ्रू द नरेटिव, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ मेंशन की जाती हैं। फिर मोटिव्स की बात करते हैं तो मोटिव्स आर रिकरिंग एलिमेंट्स विद इन अ स्टोरी दैट हेल्प्स टू डेवलप एंड इन्फॉर्म द टेक्स्ट, है ना। जो आपका टेक्स्ट है उसके बारे में बताया जाता है, ये मोटिव्स हैं। ओके, यानी जैसे कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे इस मोटिव्स को क्लियर करने के लिए ना या मोटिव्स को बताने के लिए सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, साउंड्स को, एक्शन को या वर्ड्स को दैट हैव सिग्निफिकेंस टू द स्टोरी थीम, या स्टोरी के थीम को क्लियर करने के लिए होता है ये। फिलोसफिकल इंसाइट्स, फिलोसफिकल इंसाइट्स जो हैं वो देखी जाती है कि ऐसे के अंदर कौन कौन सी डाली गई हैं, वो यहाँ मेंशन की जाती हैं। फिलोसफिकल इंसाइट एक्चुअली प्रोज के अंदर ऑफर करता है प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन को और लाइफ एंड सोसाइटी। दे एनकरेज रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन बिलीव्स एंड द वर्ड्स अराउंड देम। ओके, ये फिलोसफिकल इंसाइट होती है, तो ये भी आपको मेंशन करनी होती है अगर दी हुई हो तो। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो तो आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि प्लॉट स्ट्रक्चर क्या है, पेसिंग कैसा है, फोर शेडोइंग है कि नहीं, आगे के बारे में पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो लग रहा है तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। जैसे एनिमल फॉर्म का अभी हम एग्जांपल लेंगे तो मैं आपको बताने वाली हूँ फोर शेडोइंग क्या होती है, प्लॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। प्लॉट स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर है या सर्कुलर स्ट्रक्चर है, किस तरीके से, यानी जो कहानी है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप, इवेंट्स बाय इवेंट्स चल रही है एकदम से, या फिर नॉन लीनियर है कि स्टोरी कभी किधर को जंप कर गई, कभी किधर को जंप कर गई टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, फ्लैशबैक आ गया, फ्लैश फॉरवर्ड आ गया, या सर्कुलर टाइप से है कि जहाँ शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो वो तो हो गया प्लॉट स्ट्रक्चर। पेसिंग के अंदर क्या होता है, पेसिंग में जैसे कि एक रैपिड सक्सेशन होता है, या फर्स्ट पेसिंग, स्लो पेसिंग या अनइवन पेसिंग है, कि एक रैपिड सक्सेशन है, इवेंट्स कैन क्रिएट एक्साइटमेंट एंड सस्पेंस, एकदम से फास्ट पेसिंग के अंदर एक तो फास्ट होता है, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, फटाफट से पता लग रहा है, रैपिड चेंज हो रहे हैं इवेंट्स के अंदर, या फिर स्लो है। ओके, या फिर एक है जो थर्ड है हमारा वो इनडायरेक्ट है। इस तरीके से तीन तरह की पेसिंग होती हैं। स्लो के अंदर धीरे धीरे, यानी बहुत धीरे धीरे जो है डीपर करेक्टर जाते हैं, डेवलपमेंट होता है, उनका सेटिंग जो है डिस्क्रिप्शन की जाती है, धीरे धीरे की जाती है। फोर शेडोइंग के अंदर फोरकास्ट आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या इवेंट होने वाला है, फ्यूचर के अंदर कहानी जो है वो किधर जाने वाली है, वो फोर शेडोइंग होता है।
उसके बाद बारी आती है हमारी प्रोज की जो डिवाइसेस होती है ना उसके बारे में। तो प्रोज की डिवाइसेस देखते हैं कि कौन कौन सी यूज़ हो जाती है। मेन जो है वो बताई है आपको, वैसे और भी बहुत होती है, वो देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। जैसे पैरेललिज्म है, फ्लैशबैक एंड फोरशैडोइंग है, इमेजरी, सिंबोलिज्म, आयरनी, मेटाफर एंड सिमली, एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। इनको डिटेल से बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनसे रिलेटेड वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एक वीडियो है हमारा जिसके अंदर हमने डिवाइसेस जो है फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो डिस्कस करी है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उसके अंदर ये पूरा जो है वो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोज की डिवाइसेस होती है जो मेन यूज़ होती है। फिर से कह रही हूँ, मेन यूज़ होती है, क्योंकि प्रोज में भी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और भी डिवाइसेस आ सकती हैं इसके अंदर, बट मेन ये होती हैं। उसके अलावा एक एलिगरी और होता है ना, उसको भी हमने एक्सप्लेन करा है उस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर। फिर कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोज में आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट क्या है? देखो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको उस प्रोज के अंदर अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल लिया गया है, वहाँ से कुछ कहानी को उठाया गया है, या वहाँ से कुछ आपके सामने क्लियर करने के लिए बात रखी गई है, तो वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। कल्चरल रेफरेंस लिया जा सकता है, ऑथर का बैकग्राउंड जो है वो उसके बारे में बताया जा सकता है। अब आते हैं हम हमारे एप्रिसिएशन पे एनिमल फार्म के, क्योंकि एनिमल फार्म जो स्टोरी है अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने पढ़ी है, बहुत अच्छे से डिटेल से हमने इसको स्टडी किया है। इसका एक एक पॉइंट उठाएंगे अब हम, जिससे है ना अब क्लियर होगा आपका ये कि किस तरह से आप एक प्रोज का अप्रिशिएशन कर सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज एंड स्टाइल की बात करेंगे, उसमें करेंगे डिक्शन की बात, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रोज के अंदर आप लैंग्वेज एंड स्टाइल को लिखेंगे, उसमें डिक्शन की बात कर रहे हैं, यानी वर्ड जो है वो कौन से चूज हुए हैं, वर्ड की चॉइस जो है वो कैसी रही है। तो ऑरवेल जो है ना, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, कहानी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, पहले बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो हमारा टॉपिक है पहले से ही काफ़ी बड़ा है। यहाँ हम स्टोरी अगर आपको बताने लगेंगे तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। तो स्टोरी के लिए प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर वॉच करना, मैं लिंक डाल दूँगी, तो आपको ज़रूर देखना। इसका भी लिंक डाल दूँगी और फिगरेटिव लैंग्वेज वाले का भी लिंक डाल दूँगी, तो दोनों वीडियो इसके साथ में अटैच करके ज़रूर देखना, ताकि बहुत अच्छे से आपका ये क्लियर हो। डिक्शन देखिए, वर्ड चॉइस की हम बात कर रहे थे। ऑरवेल ने डिक्शन जो है यहाँ पर यूज़ किया क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे इन्होंने कुछ वर्ड्स यहाँ यूज़ करे, फॉर एग्जांपल बार बार कॉमरेड वर्ड यूज़ किया है, रिबेलियन यूज़ किया है, बिट्रेयल यूज़ किया है, केयरफुली इन्होंने चूज़ किया है, ये चीज़ें बताने के लिए कि पॉलिटिकल जो अंडरटोन्स हैं उनको बताने के लिए, मैनिपुलेशन बताने के लिए, ठीक है, ये वर्ड्स इन्होंने यहाँ चूज़ करे हैं। तो जब भी आप प्रोज के अप्रिशिएशन लिखें तो आपको डिक्शन देखनी है, कैसे वर्ड्स चूज हुए हैं। देन बारी आती है हमारे सिंटैक्स की, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, क्लियर कट उन्होंने लिखा है यहाँ पे एनिमल की लाइफ के लिए। ऑरवेल यहाँ पर कंसाइज तरीके से डायरेक्ट सिंटैक्स यूज़ करते हैं एकदम, जो कि वहाँ रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ जो है वो आपको पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लिखते हैं वो इसके अंदर। जब हम पढ़ते हैं ना, जब यहाँ पर देखने को मिलता है, वो लिखते हैं कि सभी के सभी एनिमल्स जो हैं वो इक्वल हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, यानी डिफ्रेंशिएट भी कर दिया और बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया। ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। बारी आती है टोन एंड वॉइस की। तो टोन जो है ना वो उन्होंने यूज़ करी है यहाँ पे आयरनिक। आयरनी है, बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है इसके अंदर आयरनी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर वो बताते हैं कि जो एनिमल है ना वो परेशान है ह्यूमन बीइंग से। एनिमल फार्म के अंदर रहने वाले लोग ह्यूमन बीइंग से बहुत परेशान है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते पता लगता है कि वो खुद ही ह्यूमन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अडॉप्ट करने लगे हैं, वो खुद ही इंसानों के जैसे हो गए हैं, यानी दूसरों पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। जो पिग्स है ना वो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कुछ लीडर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पिग्स जो हैं वो बिल्कुल उनके जैसे बनते जा रहे हैं, लास्ट में ये पता लगेगा। तो टोन और वॉइस को हमें बताना होता है। फिर बारी आती है नरेटिव टेक्निक्स की। तो नरेटिव टेक्निक्स जो हैं वो ऑरवेल के अकॉर्डिंग हम यहाँ बताएंगे, एनिमल फार्म से ले रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए, ये जो नॉवल है ये थर्ड पर्सन के अंदर लिखा गया है। यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों ही देखे जाते हैं, बट हम एग्जाम्पल लिए हैं एनिमल फार्म का, तो यहाँ थर्ड पर्सन को लिया गया है, ठीक है। ऑरवेल ने पूरी की पूरा इंसाइट्स जो है दिखाने के लिए थर्ड पर्सन ही यूज़ किया। करेक्टराइजेशन की बात करेंगे हम, तो नेपोलियन इज डायरेक्टली करेक्टराइज्ड एज रूथलेस एंड पावर हंग्री। करेक्टराइजेशन की बात करिए तो बहुत सारे करेक्टर्स लिए हैं इन्होंने, यहाँ नेपोलियन की बात कर लो, आप स्नोबॉल की बात कर लो, तो इनको उन्होंने किसी के साथ रिलेट किया है।
वो जो मेन लीडर्स हैं जिनके साथ रिलेट किया है वो आपको डिटेल जो वीडियो है उसके अंदर देखने को सुनने को मिलेगा वहाँ, इसीलिए कह रही हूँ बार बार उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि वहाँ आपको क्लियर होगा। अब ये करेक्टराइजेशन के अंदर ये क्वालिटी लिखी जाती है कि नेपोलियन को कैसा दिखाया गया है, स्नोबेल को कैसा दिखाया गया है, करेक्टराइजेशन की बात होगी। अब बात करेंगे डायलॉग की। यहाँ पे डायलॉग के लिए एनिमल फार्म से एग्जाम्पल लिया है स्क्यूलर का। भाई बात बात पे स्पीच देता है ये और ओवरकम करने की कोशिश करता है। जो इनका लीडर है वो कुछ भी गलत कर देता है तो स्क्यूलर आकर स्पीच देता है और उसको प्रिटेंड करने की कोशिश करता है ये कि वो सही है, वो गलत नहीं है, उसे गलत ना समझो आप, है ना। तो यहाँ पर डायलॉग्स जो हैं वो देखे जाते हैं एनिमल फॉर्म के अंदर। मतलब इस करेक्टर को यूज़ किया है, ये डायलॉग बोले जा रहा है और क्या कर रहा है, मोटिवेशन जो है वो देता है, एडवांस जो है प्लॉट को बनाता है। इसके बाद में थीम्स एंड आइडियाज़ की बात करते हैं हम। जब भी प्रोज अप्रिशिएशन की बात होती है तो थीम्स एंड आइडिया को किस तरह से डिस्कस करोगे, तो सेंट्रल थीम एनिमल फार्म से निकालो आप, एनिमल फार्म से सेंट्रल थीम को निकालो। वहाँ पर आपको देखोगे कि 7 कमेंडमेंट्स की बात हुई है और 7 कमेंडमेंट्स जो है ना मेन उनके ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। करप्टेड आइडियल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो एनिमल ह्यूमन बीइंग से परेशान थे, टॉर्चर्ड फील कर रहे थे, वो अपनी खुद की लाइफ जो है वो जीना चाह रहे थे एनिमल्स के साथ में सुख शांति से, वहाँ भी इनइक्वालिटी आ जाती है। ये कमेंडमेंट्स जो हैं वो ख़त्म होने लगती हैं धीरे धीरे। फिर मोटिव्स की बात कर लें हम। मोटिव्स के अंदर क्या है कि एंथम, एनिमल फार्म से ही ले रहे हैं, एंथम की जिक्र आएगी यहाँ पे। बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड इनिशियली यूनाइट्स द एनिमल्स in their revolutionary zeal, but its later suppression symbolizes the betrayal of the revolution original ideas। जो आपका थीम है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मोटिव्स जो है उसके तौर पे बीस्ट ऑफ इंग्लैंड जो है यहाँ पर बताया जाता है कि एक ऐसा गीत है, एक ऐसा एंथम है जो गाया जाएगा और जो एनिमल्स हैं सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, क्रांति जो है वो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो धोखा करने लगते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को चीट करने लगते हैं। ये थीम एंड आइडियाज़ जो है उनको ही एलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर फिलोसॉफिकल इंसाइट की बात करें तो ऑरवेल ने बिल्कुल क्लियरली यूज़ किया है भाई। यहाँ पे फिलोसॉफिकल इंसाइट्स जो है ना वो आप देखेंगे, द नेचर ऑफ पावर एंड इट्स टेंडेंसी टू करप्ट लीडर्स। मैंने आपको बताया रियल लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स हुए हैं जिनका यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है पिग्स के तौर पे। मतलब पिग हैं जिनके नाम अलग रखे गए हैं और लीडर के नाम पर नहीं रखे गए, लेकिन उन लीडर्स की क्वालिटी जो है ना वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। फिलोसफिकल इंसाइट इट मीन्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वो यहाँ एग्जामिन्स करते हैं कि हाउ इजीली द ओप्रेस्ड कैन बिकम ओप्रेसर। कैसे बेचारे जो पहले पीड़ित थे वो आज खुद दूसरों को पीड़ा देने लग रहे हैं। कैसे एनिमल जो है वो खुद इंसानों से परेशान थे, जैसे ही उनके पास पावर आई वो तो खुद दूसरे जो अपने से कमज़ोर एनिमल्स हैं उनको परेशान करने लग गए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो पहले आता है प्लॉट स्ट्रक्चर। तो एनिमल फार्म का प्लॉट स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये एक लीनियर प्लॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। क्लियर बिगनिंग है, उसके बाद मिडल आता है और एंड आता है। शुरुआत दिखाते हैं एक एनिमल फार्म से, उसके अंदर कुछ जानवर रह रहे हैं, वो अपने मालिक से परेशान है, वो किस तरह से रिवोल्यूशन जो है वो करते हैं। देन मिडिल के अंदर आता है कि किस तरीके से सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, यूनिटी बनाते हैं, देन उस मालिक को भगा देते हैं वहाँ से। एंड में वो खुद ही जो कि लीडर बन गए थे वो खुद इंसानों के जैसे हो जाते हैं। तो एक बिल्कुल एकदम लीनियर प्लॉट स्ट्रक्चर चलता है। ओके, स्टोरी जो है कैसे स्टार्ट होती है, कैसे मिडल आता है, कैसे मतलब क्लाइमैक्स आता है और कैसे एंड हो जाता है। पेसिंग की बात करेंगे। पेसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना क्या चेंज होता है, जैसे पिग्स जो है उनकी बात की जाती है, वो एक पेस को मेजर करते हैं। हाईलाइटिंग स्लो बट स्टेडी करप्शन, यानी धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे, लेकिन करप्शन उनके अंदर आता है। तो यहाँ पेसिंग की अगर आप बात करें ना तो आप कह सकते हैं स्लो पेसिंग जो है ना वो यूज़ हुई है यहाँ पे। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, कहानी के अंदर जो मेन थीम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि वो एनिमल्स है ना, कभी कभी तो अपने को लगता है कि बदल जाएगा सब कुछ, ये सब लोग मिलकर रहेंगे आपस में, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि कुछ कुछ क्वालिटीज़ जो है वो इंसानों वाली उनके अंदर आने लगी हैं। 7 कमेंडमेंट्स जो उन्होंने लिखी थी वो 7 कमेंडमेंट्स वन बाय वन जो है वो ख़त्म करते हैं। तो क्या है, स्लो पेसिंग रहती है। फोरशैडोइंग भी कि अर्ली ऑन पिग्स एप्रोप्रिएशन ऑफ द मिल्क एंड एप्पल। अब यहाँ पे ना जो पिग्स हैं और जो बाकी के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर दूध और सेब को बांटने की बात आती है, मिल्क और एप्पल को। तो वो कहते हैं कि पिग्स को ज़्यादा ज़रूरत है
ये चीज़ फोर शेडोइंग करती है, ये चीज़ें बताती हैं कि पिग अब लीडर बन गए, तो वो देखो कैसे कह रहे हैं कि उनको मिल्क और एप्पल की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें दिमाग लगाना है, उन्हें पॉलिटिक्स खेलनी है, पूरी जितने भी एनिमल्स हैं उनका ध्यान रखना है, उनकी केयर करनी है, उनके बारे में रूल रेगुलेशन बनाने हैं, उनको माइंड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको मिल्क और एप्पल ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ क्या बता रही है हमें, ये चीज़ हमें आगे के बारे में बता रही है कि आगे जाके ये लीडर जो है, ये एनिमल लीडर जो है, ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बन जाने हैं। जैसे इंसान जो है जब सत्ता में आ जाता है तो वो घमंड में चूर हो जाता है, अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगता है, पावरफुल मानने लगता है, और अपना ही दबदबा जो है वो लोगों पर बनाना चाहता है। तो ये फोर शेडोइंग होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम प्रोज डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। ये जो मेन प्रोज डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में ही कह रही हूँ मैं, फिर से बता रही हूँ आपको। फिगरेटिव लैंग्वेज यूज होती है नो डाउट, बट ये मेन डिवाइसेस हैं। पैरेललिज्म, फ्लैशबैक एंड फोर शेडोइंग, इमेजरी, ओके, सिंबोलिज्म, आयरनी, मेटाफर एंड सिमिली, एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड एलेगरी। अब हम यहाँ पे एनिमल फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो पैरेललिज्म की अगर बात करें तो रिपीटेशन आता है बार बार, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, है ना, लेकिन ये चेंज हो जाता है टू ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये हाईलाइट करता है हिपोक्रेसी को, लीडरशिप की हिपोक्रेसी को, ठीक है। तो ये जो रिपीटेशन है, ये जो पैरेललिज्म है, ये जो पैरेलल जो ये चीज चल रही है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ये चेंज किस चीज में हुआ है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ पैरेललिज्म। ये प्रोज डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है। फ्लैशबैक एंड फोरशैडोइंग की अगर बात करें तो ओल्ड मेजर स्पीच है ना एनिमल के बारे में, यूनिटी एंड इक्वलिटी के बारे में, दैट फोरशैडोज द अल्टीमेट बिट्रेयल ऑफ दीज आइडियाज़। ये बता देता है कि आगे जाके सब कुछ बदलने वाला है। इमेजरी तो भरी पड़ी है, ऑरवेल ने तो मतलब इमेजरी तो बहुत ही यूज़ की है। तो यहाँ पर वो डिपिक्ट करते हैं हार्श रियलिटीज़ ऑफ एनिमल्स लाइव्स एंड कंट्रास्टिंग लग्जरीज एन्जॉयड बाय द पिग्स। यानी ये जो पिग्स है दे आर द सिंबल, यू कैन से दैट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीडर्स, है ना, जो लीडर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव है, और जो एनिमल्स हैं वो हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ओके, सिंबलिज्म यहाँ पर यूज़ हुआ है, आयरनी यहाँ आई है। आयरनी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग होती है तो रिवोल्यूशन के साथ में होती है, सब लोग एक जगह होते हैं, बट बाद में पिग अलग हायर लेवल पे चले जाते हैं, यानी वो लीडर हो जाते हैं, बाकी के जो एनिमल्स हैं वो कॉमन ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, यानी कॉमन ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो विडंबना यही होती है कि शुरुआत तो की थी कि सब मिलकर रहेंगे और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, बट होता क्या है, इन्हीं एनिमल्स में से कुछ एनिमल जो हैं वो खुद अत्याचार करने लगते हैं। मेटाफर एंड सिमिले बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, आपको डिटेल से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी फिगरेटिव लैंग्वेज का वीडियो डाल चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। एलिट्रेशन एसोनेंस जो है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ से ले लिया फिर भी, कि एनिमल फॉर्म के अंदर जैसे ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं, काफ़ी हुए हैं लेकिन कुछ लिए हैं, जैसे लेबोरियस लिव्स, लेबोरियस लाइव्स जो फ्रेज आई है इसमें देखो एल का साउंड जो है वो आ गया, तो एलिट्रेशन आ गया। इस तरीके से स्लिक पिग्स ही इसमें मतलब आप देखिए कि आपको एसोनेंस देखने को मिलेगा। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ना हमने आपको प्रोज एप्रिशिएशन जो एक एग्जाम्पल के साथ में समझाई, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना ये आपको समझ में तभी आएगा जब आप एनिमल फार्म वाला वीडियो देखेंगे, एनिमल फार्म को समझ लेंगे स्टोरी को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोज का एप्रिशिएशन कैसे की जाती है। ठीक है, एलिग्री यहाँ एनिमल फार्म में बिल्कुल जी यूज़ हुई है, दैट पैरेलल्स द इवेंट्स ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, है ना, एलिग्री है यहाँ पे, रशियन जो रिवोल्यूशन हुई है ना उसके बारे में ये कहानी है, एनिमल फार्म के रूप में हमारे सामने जॉर्ज ऑरवेल ने रखी है। तो जरूर देखिएगा वो वीडियो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अच्छे से इसको प्रोज एप्रिशिएशन को समझ सकें। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स जो हैं वो मेन होते हैं प्रोज के अंदर, आपको जरूर देखने को मिलेंगे, अगर होंगे तो आपको वो मेंशन करने चाहिए जब आप एप्रिशिएशन करें तब। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लिया है जॉर्ज ऑरवेल ने भी, वर्ल्ड वॉर सेकंड से लिया है। एनिमल फार्म जब इन्होंने लिखा ना तो ऑरवेल ने यहाँ पे दिखाया है, बात करी है सोवियत यूनियन के बारे में, तो वो आप वीडियो देखेंगे जब वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से अप्रिशिएशन की जाती है। कल्चरल रेफरेंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एक एंथम की बात की जाती है, सॉन्ग की स्लोगन्स की बात होती है यहाँ पे बार बार, तो वो कल्चरल रेफरेंस है। ऑथर के बैकग्राउंड का भी है, ऑरवेल जो है वो खुद किस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस की थी ये सब चीज़ें, वो यहाँ पर वो एनिमल फार्म में बता रहे हैं, कैसे उन्होंने ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ था
उस समय जो प्रॉब्लम्स आई थी, उस समय जो दिक्कतें देखने को मिली थी, वो सारी यहाँ वो इन एनिमल्स के थ्रू हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बेनिफिट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप जब हमसे जुड़ेंगे तभी तो अपनी फैमिली बढ़ेगी और तभी पढ़ने और पढ़ाने का इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।